इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाइफेमा। जो हमारा ऑकुलर इंजरीज का चैप्टर हम करें उसका ये एक क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज हाइफेमा बेसिकली बहुत सारी डिजीजेस की एक कंडीशन के तौर पे आपको अक्सर नाम पहले भी आपने सुना होगा आ जाता है। इस वजह से ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन हो उसका अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वाइवा में आपकी ऑस्पिक स्टेशन में इसका बहुत आता है। और ये जो हाइफेमा की ग्रेडिंग है मैं आपको बीच में बताऊंगी ना, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये एसईक्यू के पार्ट के तौर पे भी आती है और ये आपकी ऑस्पी का एक सवाल आता होता है, ठीक है। तो आपने इसको ऑस्पी का एक स्टेशन भी आ रहा है तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब हाइफेमा है क्या, इतनी सिंपल सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ इट्स लाइक ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, ठीक है। आपको इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई आपको पता है कि ये अगर आई बॉल में बहुत बुरी सी जो ड्रॉ करती होती हूँ ऐसे करें हम, इधर आपका लेंस है और यहाँ आइरिस वगैरह होता है सब कुछ। तो ये जो आइरिस से आगे आपके कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में ये जो एरिया होता है दिस इज द इंटीरियर चैम्बर। और इसमें ये नॉर्मली आपको पता है इसमें एक्वस ह्यूमर होता है विच इज नॉट हैविंग एनी ब्लड इन इट, यानी क्लियर फ्लूइड होता है। अगर इसमें ब्लड आ जाए तो उस कंडीशन को हम हाइफेमा कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाइफेमा। हाइफेमा के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है कोई ट्रॉमा होगा, ठीक है। सबसे पहला जिसका कॉज है कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है और जिसमें आपको पता है कि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा उतना ज्यादा ये नहीं करता जितना ब्लंट ट्रॉमा करता है, ठीक है। आंख में कोई मुक्का या कोई बॉल या कोई ऐसी चीज जो लग जाती है उससे ज्यादातर हाइफेमा होता है। आपने याद रखना बिकॉज ये एमसीक्यू में बात आ जाती है कि पेनिट्रेटिंग या ब्लंट उसमें लिखा हुआ होता है। तो हम नॉर्मली ऐसे हमारे जहन में आता है कि शायद पेनिट्रेटिंग ज्यादा नुकसान करे तो उससे होता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। आपको मैंने ब्लंट ट्रॉमा की वीडियो में भी बताया कि ब्लंट ट्रॉमा देखने में शायद कुछ ना करता हो लेकिन वो बहुत नुकसान कर जाता है। तो ब्लंट ट्रॉमा से हाइफेमा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये हो सकती है, एक और जो ट्रॉमा हमेशा आपको पता है कि सर्जरी भी एक तरह का कोई ट्रॉमा ही है। अगर हम आंख में कोई सर्जरी कर रहे हैं स्पेशली आयरिस से, सबसे ज्यादा जो इसमें एंटीरियर चैम्बर में आता है ना ब्लड, वो आयरिस की रूट या सिलेरी बॉडी के डैमेज होने से आता है। बिकॉज आपको पता है कि आयरिस की अगर ये वाली जगह मैं आपको ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाऊं ना, ये सपोज आयरिस है और ये उसके पीछे वाला एरिया, तो यहाँ पर एक पूरी सर्कल ऑफ आर्टरी होती है आयरिस रूट में जिधर से आयरिस की ब्लड सप्लाई जा रही होती है। और यहाँ सिलरी बॉडी में पूरा सिलरी प्लेक्सिस पड़ा हुआ होता है। तो बहरहाल मतलब यहाँ काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई होती है और यहाँ पर अगर ब्लड इस वाली ब्लड सप्लाई को रप्चर होता है तो डायरेक्टली आपका ब्लड जो है वो इंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। तो अगर आप किसी भी किस्म की सर्जरी, स्पेशली आप आयरिस को मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आयरिस की मैनिपुलेशन की तरह की कोई सर्जरी कर रहे हैं या फिर आप ट्रेबिक्युलेक्टमी कर रहे हैं। ट्रेबिक्युलेक्टमी ही होता है जब इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हुआ होता है ना ग्लोकोमा वगैरह के पेशेंट्स में, उनमें आप एक छोटा सा सुराख, एक होल बनाते हैं स्क्लेरा में, ठीक है, ताकि वो प्रेशर डिक्रीज हो। उस प्रोसीजर को ट्रेबिक्युलेक्टमी कहते हैं और उसमें भी आयरिस के डैमेज होने का बहुत खतरा होता है जिसमें आपका ब्लड जो है वो वेसल्स की वजह से, वेसल के डैमेज होने से आपके इंटीरियर चैम्बर में आ सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस हाइफीमिया हो जाए, लाइक डायरेक्टली ना कोई ट्रॉमा हुआ है ना हमने सर्जरी की है, ये तो हमने किया थी सर्जरी। फिर तीसरी चीज होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि बॉडी में कोई और कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से ये हो गया। अब वो कोई और कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट में ना बहुत वेसल्स में चेंजेस आती हैं, उनमें वेस्कुलर डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है और बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड शुगर लेवल उनमें मेटाबॉलिज्म भी खराब हुआ होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर आयरिस में नियोवेस्कुलराइजेशन यानी नई वेसल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिनेरियो इस किस्म का कोई बना के वो दे सकते हैं डायबिटीज से रिलेटेड, इसलिए इसने आपको जहन में रखना है। फिर अगर आपके पास कोई ब्लड का डिसऑर्डर है जैसे सिकल सेल डिजीज, आपको पता है सिकल सेल डिजीज में ऐसे आरबीसी सिकल शेप हुए हुए होते हैं और जहाँ भी कैपिलरीज आती है वहां पर वो स्टक हो जाते हैं और वहां पर वो कैपिलरीज की वॉल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाते। तो अगर ऐसा हो तो यहाँ पर आपको पता है कि आयरिस में जाहिर सी बात है कितनी थिन वेसल्स होंगी, तो यहाँ पर वो आके स्टक होके इधर कैपिलरीज को रप्चर करके इधर ब्लड की कलेक्शन करवा सकते हैं। तो सिकल सेल डिजीज होगी या फिर हीमोफीलिया वगैरह कोई भी और ब्लड का डिसऑर्डर हो गया। फिर हमारे पास कोई वैस्कुलर डिसऑर्डर है, ये तो ब्लड डिसऑर्डर था ना, वेसल्स के डिसऑर्डर में जैसे हमारे पास एक एग्जांपल होती है जुवेनाइल ज़ैंथोग्रैनुलोमा। ये जो जुवेनाइल ज़ैंथोग्रैनुलोमा ये इन्फेंट्स की एक डिजीज है जिसमें आप ये समझ लें कि इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली हिस्टियोसाइट्स। जो आपके हिस्टियोसाइट्स हैं ना उनसे इसका ओरिजिन है और ये आपकी वेसल्स को इफेक्ट करती है जिसकी वजह से वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। इन्फेंट्स में ज़्यादातर कॉमन होती है और आपकी स्किन पे इसमें नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। तो बहरहाल आप नाम हाल याद रख लें, ये फिर इतना भी याद रख लें कि कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर भी इसको कर सकते हैं। और आखिर में कोई ट्यूमर, ट्यूमर आपका जैसे आंख में रेटिनोब्लास्टोमा है, रेटिना का ट्यूमर है, तो उसकी वजह से प्रेशर इतना ज्यादा है कि वेसल्स रप्चर हो रही है, ठीक है। तो ये सारी वो कंडीशन है जिनमें डायरेक्टली आपकी आई को कुछ नहीं हुआ लेकिन आपके किसी और चीज की वजह से
ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है, मैंने बताया कि जाहिर है आयरस में रप्चर होने से ज़्यादा होता है, और अगर कभी भी ऐसा होगा तो ब्लड की पहली यही होती है कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नीचे कलेक्ट होता है, लेकिन एंटीरियर चैम्बर में लोअर पोर्शन में, लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा होगा तो वो ऊपर भी आ जाएगा। और इसी पे हम इसके बाद हम करते हैं पहले फीचर्स। अब आप खुद सोचें कि एक ब्लड आ गया हमारी आंख में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब पीछे जो लाइट रेज जा रही हैं वो सारे के सारे एरिया में से नहीं पास कर सकते, ज़ाहिर ब्लड में से तो वो उस तरह से इमेज नहीं बन पाती, पेशेंट को नज़र नहीं आ सकता। तो विजुअल एक्विटी पे सबसे पहले फर्क पड़ेगा, पेशेंट को नज़र सही नहीं आएगा, विजुअल एक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्यूपिल आपका पता है यहाँ पर हमारे पास छोटा और बड़ा होता था आयरिस की वजह से, अगर आयरिस ही मैल फॉर्म्ड है, आयरिस ही में रप्चर हो गया तो आयरिस का फंक्शन लूज होगा, तो आपके पास जो दरमियान में प्यूपिल छोटा बड़ा हो रहा था, यहाँ पर होता है ना ऐसे करके आयरिस होता है, आपको पता है, और आयरिस ही करीब आते हैं तो प्यूपिल छोटा होता है, आयरिस दूर जाते हैं तो प्यूपिल बड़ा होता है। तो आयरिस में मसला आ गया तो प्यूपिल की जो है वो रिएक्शन कम हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि प्यूपिल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है या पुअर हो जाती है बिकॉज ऑफ द आयरिस प्रॉब्लम बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अब आपके इंट्रा ऑकुलर एरिया में जहाँ पर सिर्फ एक्वस ह्यूमर होता था वहाँ पर अब ब्लड भी आ गया, तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर रेज हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, तो ये भी एक फीचर होता है। और विजिबल ब्लड तो आपको नजर आएगा ही आएगा, तो ये पेशेंट के फीचर्स होंगे, जिसमें विजुअल एक्विटी है, आपका सेकेंडरी ग्लोकोमा है, आपका प्यूपिल का रिएक्शन खत्म हो जाना है, एंड ब्लड। अब ग्रेडिंग जो मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में भी आती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ना 5 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रेड होता है माइक्रो हाइफीमिया, ठीक है, उसके बाद ग्रेड 1, 2, 3, 4 एंड 5, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हाइफीमिया हुआ है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका इतना हो कि इंटीरियर चैम्बर में मूविंग रेड ब्लड सेल नजर आए, जो आपको डायरेक्टली नजर भी ना आए, बल्कि आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करें जब, यानी बड़े वाले माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मूविंग रेड ब्लड सेल्स नजर आए। नॉर्मली तो रेड ब्लड सेल भी नहीं होते ना, लेकिन आपको स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे सिर्फ आरबीसीज नजर आए इन एंटीरियर चैम्बर, तो उसमें हम कहेंगे कि ये हमारा माइक्रो हाइफीमिया, और इसमें 90% चांसेस होते हैं कि ये बहुत बेहतर खुद ब खुद ही हो जाता है, ठीक है। ग्रेड 1 हम तब कहेंगे जब 1/3 ऑफ द एंटीरियर चैम्बर जो है वो फिल हो। तो 1/3 कितना होगा, सपोज अगर ये हमारे पास आंख है पूरी की पूरी, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर आपका ये आपका है ना आगे कॉर्निया मैंने आपका सारा बनाया, 1/3 का मतलब है कि इतना जो है वो आपका ब्लड से फिल हुआ हुआ हो, ठीक है। फिर वो ग्रेड 1 होगा। ग्रेड 2 तब होगा जब 1/3 से ज्यादा और हाफ तक यानी फिल हो आपकी आंख, यानी यही वाली आंख अब यहाँ तक फिल होगी, ठीक है, आपका आधा जो है वो कवर हो गया। ग्रेड 3 जो होगा आपका, उसमें अब हाफ से ज़्यादा यानी कि 3/4 या फिर आप कहते हैं 2/3 जो है वो फिल हो जाएगी आपकी आंख, और अब यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है, ब्लड से। और 5 ग्रेड नहीं होते, सॉरी 5th नहीं होता, 4th तक होते हैं। और 4th तब होगा जब आपकी पूरी की पूरी आंख जो है वो ब्लड से कवर हो जाएगी, तो ये आप में इसमें फुल आ जाता है, 100% हाइफीमिया हो जाता है। तो आपने ग्रेड्स याद रखने, पहले में सिर्फ आरबीसी है, दूसरे में 1/3 है, तीसरे में हाफ है, और जो ये वाला है आपका इसमें 2/3 है, और आखिरी वाले में आपकी फुल आई कवर हो जाती है। तो आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें फिर एक एमसीक्यू आता होता है कि 8 बॉल, वो पूछते हैं आपसे कि 8 बॉल हाइफीमिया क्या होता है। 8 बॉल हाइफीमिया ये होता है कि जब आपकी पूरी की पूरी आई, जाहिर है देखिए आपकी सारी आई में ब्लड आ गए, तो या तो वो आपको विजिबली ब्लड के तौर पे नजर आएगी, या फिर जब ब्लड थोड़ी देर पड़ा रहता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जिस तरह आपकी स्नूकर की 8th बॉल होती है ना, आपको पता है 8th नंबर वाली बॉल हमेशा ब्लैक होती है स्नूकर की, तो बिल्कुल उस तरह की आपको आई नजर आती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की नजर आने लग जाती है, और उसमें कोई रंग नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई प्यूपिल नहीं नजर आता। तो अगर फुल हाइफीमिया हो ना, तो बिल्कुल ब्लैक कलर की जो आई हो जाती है उसको हम कहते हैं 8 बॉल हाइफीमिया, जस्ट सिमिलर टू द 8th बॉल ऑफ द स्नूकर, ठीक है। ये आपका वाइवा का और एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना, ये एमसीक्यू आता है। फिर अगली चीज़ हमारे पास ग्रेडिंग के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब सबसे पहली बात तो है कि देखें, एक दफ़ा तो क्लॉट, ये ब्लड आया, ब्लड ने क्लॉट बनाया, क्लॉट रिट्रैक्ट कर जाता है। अगर ऐसा करने के बाद भी हमने उस चीज़ को ट्रीट नहीं किया जो पीछे कॉज था, अगर मुसलसल आयरिस में फिर कोई मसला चल रहा है, तो रीब्लीडिंग हो जाएगी, दोबारा ब्लीडिंग हो जाएगी, और फिर हमारे पास किस तरह से अपेयर होगा, एक क्लॉट हमें एक तरफ डार्क ब्लैक कलर का ऐसे रिट्रैक्टेड सा नजर आएगा, और साथ ही हमें फ्रेश रेड कलर का ब्लड नजर आएगा पड़ा हुआ। तो रीब्लीडिंग जो है सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है, और ये बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, इस वजह से हमें इसको कंट्रोल ज़रूर करना होता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हमारे पास जो दूसरा चीज़ होती है, मैंने आपको बताया कि जाहिर है इंटीरियर अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर आपको पता है कि हमारे पास इधर आई बॉल में आगे क्या चीज़ है, हमारा कॉर्निया। अगर यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि कॉर्निया जो बेचारा ट्रांसपेरेंट है उसमें चला जाए कुछ ब्लड और उसको भी स्टेन कर दे, तो कॉर्नियल स्टेनिंग हो सकती है जो कि परमानेंटली आपकी ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपको पता है यहाँ पर आइरिस है, ठीक है, और आइरिस के पीछे लेंस है। अगर आइरिस जाके अटैच हो जाए, चिपक जाए हमारे कॉर्निया के साथ, तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर साइनिकी, ठीक है। और अगर हमारे पास आइरिस ही चिपक जाए जाके पीछे पड़े हुए लेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिकी। तो ब्लड जिस भी तरफ प्रेशर डाल रहे हैं, अगर आइरिस पे आगे की तरफ से डाल रहे तो पीछे जाके चिपक जाएगा, और अगर पीछे की तरफ से डाल रहे तो आगे जाके चिपक जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और आखिरी चीज़ प्यूपिलरी ब्लॉक, यानी आइरिस का फंक्शन अगर पूरा लॉस हो गया तो प्यूपिल भी रुक जाएगा अपनी जगह पे, प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है। तो ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, आखिर में ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ, ये लंबी होगी है, अभी तक कोई मसला हुआ तो नहीं बता देती हूँ। तो हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना है और एज सुन एज पॉसिबल उसको ठीक करना है। हॉस्पिटल में हम लाजमी उसको एडमिट कर लेंगे, मैक्सिमम केसेस में कर ही लेते हैं, लेकिन तब तो ज़रूर करेंगे अगर हाइफीमिया का ग्रेड 3 या 4 हो, कोई बच्चे को हुआ हो, और अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर हो तो फिर हम लाजमी कर लेंगे। मेडिकल थेरेपी में अब आप खुद सोचें कि हम सबसे पहले पेशेंट को डेली ऑब्जर्व लाजमी करना है कि वो उसका प्रोग्नोसिस कैसा चल रहा है, उसका खुद ब खुद रिट्रैक्ट हो रहा है, यानी बेड रेस्ट कम्प्लीटली, हेड सीधा रखना है, लेटना नहीं है, क्योंकि जितना ब्लड है वो नीचे नीचे रहे तो अच्छी बात है। आई को बिल्कुल इमोबिलाइज कर लेना है। उसके बाद आपने जितनी भी ऐसी चीज़ें जो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स हैं वो नहीं देनी। एंटी क्लॉटिंग में आपकी एस्पिरिन वगैरह आती हैं, हम चाहते हैं क्लॉट बने और क्लॉट निकल के रिट्रैक्ट होते, इस वजह से आपने एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स नहीं देनी। इसी तरह जितनी भी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स हैं जो फिब्रिन की लाइसिस करती हैं, क्योंकि फिब्रिन से क्लॉट बनना है, तो हमने वो ड्रग्स भी नहीं देनी। फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स जो फिब्रिन को तोड़ दें और क्लॉट ना बनने दें, हम चाहते हैं क्लॉट बने, इस वजह से हमने फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स भी नहीं देनी, बल्कि उसके बजाय हम कोई एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग हो जो फिब्रिन को लाइसिस होने से रोके, वो हम देंगे पेशेंट को, ठीक है। हमने बस, हमारा मकसद है कि क्लॉट बने वहाँ पे, हमने ब्लड को ब्लड नहीं रहने देना। फिर इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे देंगे, साथ एंटीबायोटिक्स का कवर दे देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स तक देंगे अगर इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हुआ हो, ठीक है, और इंट्राओकुलर प्रेशर को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। सर्जरी सिर्फ तब रिक्वायर होती है अगर इंट्राओकुलर प्रेशर मुसलसल 5 दिन के लिए रेज है और बहुत ज़्यादा रेज है और वो हमारी मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, तब हम उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। और सर्जरी में फिर 3 तरीके होते हैं, या तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर चैम्बर में जाएं, वहाँ पर थोड़ी सी इरिगेशन करें, मतलब जाएंगे हम एक छोटी सी पतली सी नीडल से और वहीं से हम उसको सारे के सारे ब्लड को एस्पिरेट कर लें, लाइक हम इंसिजन ना दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम वहाँ पर एक छोटा सा होल करें और पैरासेंटेसिस करें। पैरासेंटेसिस का मतलब है कि एक होल करके अपने एंटीरियर चैम्बर में और सारे एंटीरियर चैम्बर में से ब्लड को ड्रेन आउट करें। और तीसरा वही ट्रेब्यूकेलेक्टमी, मैंने आपको जो बताया कि हमें स्क्लेरा में एक होल करना पड़ता है ताकि हम प्रेशर को रिलीव करें। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइफीमा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।